हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। पिछले क्लास हम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी के बारे में पढ़े थे। आज हम उसी डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देयर आर मेनली 3 एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन रिलेशन। एक रिलेशन गिवन होगा, वो रिलेशन करेक्ट है कि नहीं हम डायमेंशन यूज करके डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो लेट एक इक्वेशन गिवन है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं हम देखेंगे। तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको पता है, एक इक्वेशन में और एक रिलेशन में जो सारे टर्म इन्वॉल्व है सारा टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी एक इक्वेशन करेक्ट हो सकता है। ओके, तो हम फर्स्ट ये तीनों टर्म का डायमेंशन निकालते हैं। एस का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एस है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो उसका डायमेंशन हो जाएगा लेंथ L1। ओके, M0 T0 नहीं लिखने से भी चलेगा। ठीक है, अब ये टर्म का डायमेंशन निकालते हैं UT। ठीक है, U होता है स्पीड, वेलोसिटी। ठीक है, तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, हम पिछले क्लास में इसका डेरिवेशन भी किए थे, स्पीड का डायमेंशन। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस का L, टाइम का T-1। ओके, एंड ये टाइम के लिए T1। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? ये भी L1 हो जाएगा। ओके, अब थर्ड टर्म का डायमेंशन निकालते हैं। जब भी हम डायमेंशन निकाल रहे हैं किसी क्वांटिटी का, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ओके, तो हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है स्पीड बाय टाइम। ठीक है, तो स्पीड का L T-1 बाय T। ठीक है, एंड ये टी स्क्वायर है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? L T-2 इंटू T2, ये भी L1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन में सारा टर्म का डायमेंशन सेम है। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से हम एक इक्वेशन का करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन होता है टू डिराइव ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी गिवन होता है। ठीक है, एंड वो क्वांटिटी कौन कौन सा क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है वो गिवन होता है। लेट ए फिजिकल क्वांटिटी में लिया A। ठीक है, ये डिपेंड ऑन X, Y, Z, ये तीनों क्वांटिटी के ऊपर ये डिपेंड है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? ये जो क्वांटिटी है वो ये X, Y, Z के ऊपर कैसा डिपेंड है? कैसा डिपेंड है मतलब ये X के ऊपर डिपेंड है कि X स्क्वायर के ऊपर डिपेंड है कि X क्यूब के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, सिमिलरली Y के ऊपर डिपेंड है कि Y स्क्वायर, Y क्यूब कैसा डिपेंड है हम निकालेंगे। ठीक है, इसीलिए हम जनरली ले जाएंगे A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X टू द पावर A। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y टू द पावर B एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z टू द पावर C। हमको ये A B C निकालना है। ठीक है, तो ये तीनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? A प्रोपोर्शनल टू X टू द पावर A, Y टू द पावर B, Z टू द पावर C। ठीक है, तो अगर इक्वल हो जाएगा A इज इक्वल टू K X टू द पावर A, Y टू द पावर B, Z टू द पावर C। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम दोनों साइड में डायमेंशन यूज करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यूज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड and solve the equation to find ABC। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करेंगे, जो इक्वेशन मिलेगा हम उसको सॉल्व करेंगे, तभी हमको ये मिलेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन of a pendulum
depends on length of pendulum and acceleration due to gravity. Derive a relation between them. ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम ये किसके ऊपर डिपेंड है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम. मैं एल ले रहा हूँ, ठीक है, लेट एल टू द पावर ए, मेरे को ए निकालना है. और किसके ऊपर डिपेंड है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी टू द पावर बी. ठीक है, हम ए और बी को हमको निकालना है. तो बाय कॉम्बाइनिंग ये क्या हो जाएगा? टी प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर ए जी टू द पावर बी. ओके, तो टी इक्वल्स टू के एल टू द पावर ए जी टू द पावर बी. अब क्या करेंगे? दोनों साइड डायमेंशन यूज करेंगे. ठीक है, तो डायमेंशन यूज करने से टाइम का डायमेंशन क्या होता है? m0 l0 t1. ओके, ये कांस्टेंट. l का डायमेंशन m0 l1 t0 टू द पावर a. एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? हम किए हैं ये, अभी अभी भी किए हैं, m0 l1 t -2. ठीक है, टू द पावर b. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? k m0 la t0 इंटू m0 l टू द पावर b t टू द पावर -2b. ठीक है, तो ये दोनों को कंबाइन कर देने से क्या हो जाएगा? m0 l टू द पावर a इंटू l टू द पावर b l टू द पावर a प्लस b t टू द पावर -2b. अब क्या करेंगे हम? इसका जो पावर है ये डायमेंशन को हम इक्वेट करेंगे. ठीक है, यहाँ पर m का पावर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर l का पावर 0 है, यहाँ पर l का पावर a प्लस b है. ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 0. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर t का पावर 1 है, यहाँ पर t का पावर -2b है, तो -2b इज इक्वल टू 1. ओके, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या? b इज इक्वल टू -1/2. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -b. ओके, तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू b के जगह माइनस आप पुट करने से ये हो जाएगा 1/2. a आया 1/2 एंड b आया -1/2. ठीक है, अभी ये a एंड b का वैल्यू लेके हम वो इक्वेशन में पुट कर देंगे. दैट इज t इज इक्वल टू के एल टू द पावर a था 1/2 g टू द पावर -1/2. ओके, और इसको ऐसा लिखेंगे t इज इक्वल्स टू के एल बाय जी का रूट ओवर. ओके, ये हो जाएगा का रिलेशन. ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का वैल्यू हमको डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं चलता है, जो कि डायमेंशनल एनालिसिस का एक डीमेरिट है. ठीक, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं. टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. ठीक है, हमको पता है डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है. फॉर एग्जांपल एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम. हमको अगर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट वन सिस्टम से दूसरा सिस्टम को कन्वर्ट करना है, तभी हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो कैसा होता है वो देखिए. यहाँ पर मैं एक फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर किया हूँ फोर्स. उसका डायमेंशन होता है m1 l1 t -2. ठीक है, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 m का पावर, b इज इक्वल टू 1 l का पावर, c इज इक्वल टू -2 t का पावर. ठीक है, एसआई सिस्टम में मास को 1 kg, लेंथ को 1 मीटर, टाइम को 1 सेकेंड लेते हैं एंड n1 इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, एंड उसका यूनिट होता है न्यूटन फोर्स का. ठीक है, हम सीजीएस सिस्टम में 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू कितना डाइन होता है हम निकालेंगे. ठीक है, सीजीएस सिस्टम में उसका यूनिट होता है डाइन. ठीक है, n2 निकालेंगे हम, और मास को 1 ग्राम लेंगे, लेंथ को 1 सेंटीमीटर, टाइम को 1 सेकेंड. ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम इज इक्वल्स टू n1 इंटू m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c. एंड सीजीएस सिस्टम में n2 इंटू m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b, t2 टू द पावर c है. ठीक है, ये जो दो क्वांटिटी है उस एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो हम ऐसा लिख पाएंगे n1 m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c इज इक्वल टू n2
L2 टू द पावर B T2 टू द पावर C, ऐसा लिख पाएंगे। ठीक है, तो हमको N2 निकालना है, तो N2 क्या हो जाएगा, M1 बाय M2 टू द पावर A L1 बाय L2 टू द पावर B T1 बाय T2 टू द पावर C इंटू N1। ठीक है, तो M1 है 1 kg, M2 है 1 ग्राम। ओके, A है 1, L1 है 1 मीटर, L2 है 1 सेंटीमीटर टू द पावर 1, ये 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड टू द पावर -2 इंटू N1। ठीक है, तो 1 kg 1000 ग्राम। ठीक है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड ने तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, N1 ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर 5। ठीक है, तो N2 क्या हो गया, 10 टू द पावर 5 N1। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस का कुछ लिमिटेशन होता है। ठीक है, तो लिमिटेशन क्या होता है देख लेते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है, वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट अराइजिंग इन द रिलेशन। ठीक है, ये पहले में भी बोल चुका हूँ, जो कांस्टेंट होता है, जो हम एक क्वांटिटी का रिलेशन जब निकाल रहे हैं, जो कांस्टेंट वहां पर आता है उसका वैल्यू हम नहीं डिटरमाइन कर पाते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये एक लिमिटेशन है। और क्या लिमिटेशन है, ऑल डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे नॉट बी करेक्ट। ठीक है, जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है वो करेक्ट नहीं भी हो सकता है। कैसा, फॉर एग्जाम्पल S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये डायमेंशनली करेक्ट होगा। ठीक है, ये जो हाफ के जगह अगर मैं 1/3 भी लूंगा तभी ये इक्वेशन करेक्ट होगा, क्योंकि जब हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर रहे हैं ये कांस्टेंट को हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर एक रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गया, दैट मे नॉट बी ए करेक्ट इक्वेशन। ठीक है, ये डायमेंशनल एनालिसिस का 2 लिमिटेशन है। ठीक है, इस क्लास में हम डायमेंशनल एनालिसिस का बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।